वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे दिया गया है 3 सेक्शंस में, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 में। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट बेसिकली बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एडमिशन। जैसे एडमिशन करते हैं किसी चीज़ को, उसी का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट करना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एडमिशन पे ये प्रिंसिपल लाया गया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, सपोज करो इस डेट पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और ये आपका प्रिस्क्राइब पीरियड है, सबको एक्सक्लूड करके, जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको प्रिस्क्राइब पीरियड पता चल गया हो। लेकिन यहाँ पे पार्टी ने एक्नॉलेज कर दिया, तो जैसे ही पार्टी यहाँ पे एक्नॉलेज करेगी ना, एडमिट करेगी, तो यहाँ से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा और फिर उतना जितना यहाँ से यहाँ तक उसको प्रिस्क्राइब पीरियड मिला था वो इसको अब मिलेगा। अब यहाँ पे उसने एक और बार एक्नॉलेज कर दिया, तो यहाँ से जैसे ही वो एक्नॉलेज करेगा फिर देन अगेन अ फ्रेश पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एडमिशन, इसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, जहाँ पे जिसके खिलाफ ये राइट या प्रॉपर्टी के राइट्स जो यूज़ होते हैं वो खुद एडमिट कर दे उस चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि कोई भी अपना नुकसान तो कराएगा नहीं। वही बात एक्नॉलेजमेंट होती है। अब जैसे इसका सेक्शन 18 है, वो बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। राइटिंग को स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया गया है, तो ये देखने की बात है। अब इन्होंने कहा है जब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, जैसे मैंने यहाँ पे बताया बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, एक्सपायर होने से पहले ही, ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड के एक्सपायर होने से पहले ही सूट और एप्लीकेशन के लिए, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने की बात है। एक्नॉलेजमेंट सिर्फ सूट और एप्लीकेशन के लिए होता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के लिए या राइट के लिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज़ बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property or right is claimed or by any person through whom he derives his title or liability. A fresh period of limitation shall be commute from the time when acknowledgement was so signed. ठीक है, अब ये कौन एक्नॉलेज कर रहा है, जिसके खिलाफ वो प्रॉपर्टी और राइट क्लेम किया जा सकता हो, और वो भी किस में, राइटिंग फॉर्म में और साइन फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जैसे ही आप एक्नॉलेज करोगे उसके बाद से ही स्टार्ट होगा। तो ये होता है एक्नॉलेजमेंट। वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड। अब यहाँ दूसरी सर्कमस्टेंसेज ये हो गई कि उसमें डेट नहीं डली। ठीक है, oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to the provisions of the Indian Evidence Act, oral evidence of its content shall not be received. ठीक है, अब क्या होता है कि oral evidence वैसे तो एक्सेप्ट नहीं किए जाते जब रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड, जैसे ही वो अनडेटेड होगी लेकिन यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसका क्या रीज़न है, 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करती है जिसमें ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन 82 जो है, 18 सब क्लोज 2 इसको क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि ओरल एविडेंस आप दे सकते हो अगर डॉक्यूमेंट में डेट ना हो तो ये इसलिए है क्योंकि 19(1) एक जनरल प्रोविजन है, जनरल एक्ट की बात करता है, और 18(2) जो है वो स्पेशल एक्ट की, क्योंकि स्पेशल एक्ट है लिमिटेशन की, लिमिटेशन में ये बात करता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी प्रॉमिस टू फुलफिल द लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी को फुलफिल करने की प्रॉमिस नहीं करता है, बल्कि ये स्टेटमेंट देता है जो एक्सप्रेस करती है कि हाँ ये एक्नॉलेज मैंने कर दिया है, अपने खिलाफ ये यूज़ कर सकते हो आप मेरे खिलाफ। तो ये इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू कोज ऑफ एक्शन, ना ये अपने जो है न्यू कोज ऑफ एक्शन अराइज करता है, बल्कि कोज ऑफ एक्शन को एक फ्रेश डेट दे के एक्सटेंड कर देता है। सेम वे ये कोई नेचर ऑफ लाइबिलिटी को इंडिकेट मतलब ये उसका नेचर या एक्सटेंड नहीं बताता, बल्कि ये उसके भी प्रेजेंट जो उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनकी जस्ट एडमिशन करता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये दो क्लोजेस थे 18 के एंड हुए। अब यहाँ आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का ए हमें ये बताता है व्हाट इज़ एक्नॉलेजमेंट, की एक्नॉलेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट में बी सफिशिएंट थ्रो इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी है ना, उसको एम्फसाइज उसको उसके लिए ओमिट टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर बता दे या राइट बता दे। टू, और ये भी हो सकता है कि
Time for payment, delivery, performance, or enjoyment not yet come or is accompanied by the refusal to pay, delivery, perform, permit to enjoy, or is coupled with the claim to set off, or is addressed to a person other than a person entitled to the property or right. मतलब जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे ये डिलीवर कर देना गुड्स और मैं आपको उसके रिटर्न में पेमेंट कर दूंगा। अब जैसे ही ये डिलीवर करने पहुंचा, ये बी क्या करता है, वो उस प्लेस पे है नहीं, तो वो फ़ोन करके कह देता है कि भाई आप कल आ जाना, जबकि प्रिस्क्राइब पीरियड आज ख़त्म हो जाता, ये सपोज करो। तो ये अपने आप के लिए, ये जैसे उसको बोलेगा ना अगले दिन आने के लिए, तो वहाँ से ही एक नई बात शुरू हो जाएगी, नई एक्नॉलेजमेंट शुरू हो जाएगी। इसी को एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। जब आप टाइम, परफॉर्मेंस, डिलीवरी इन सब की बात करते हो ना और उसको रिफ्यूज़ करके एक नई चीज़ दे देते हो, उसमें ही ये एग्जाम्पल्स हैं एक्नॉलेजमेंट के। बी बताता है द वर्ड साइन, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट सब क्लोज में ये पढ़ा था कि ये रिटन एंड साइन होना चाहिए, तो वही एक्सप्लेन करता है कि वर्ड साइन का मतलब क्या होता है। साइन आइदर पर्सनली और बाय एन एजेंट ड्यूली अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, चाहे तो वो पार्टी अपने आप कर दे या अपने किसी एजेंट के थ्रू कर दे। सी एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। यहाँ पे एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन होती है ना किसी डिग्री ऑर्डर को, वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। बस किन को की जाएगी, अपार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन, सूट और एप्लीकेशंस जो फाइल हो रही हैं दो राइट्स के लिए, या तो किसी प्रॉपर्टी के लिए या कर रहे हो वो किसी राइट के लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगी एक्नॉलेजमेंट। इस तरीके से सेक्शन 18 कंप्लीट होता है। थैंक यू।